हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 80। इससे पहले ऑलरेडी हमने 79 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद है? ऑप्शन दे रखा है 4, 2, 5, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन 4। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद है। कौन कौन है याद रखना है, हिमालयन क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र और सुंडालैंड क्षेत्र। ये 4 महत्वपूर्ण भारत में हॉटस्पॉट विविधता वाले हॉटस्पॉट मौजूद हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, याद रखिएगा, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1985 में WG रोजेन के द्वारा किया गया था। ठीक ना, तो ये सभी यहाँ पर बातें दी गई हैं, इसे PDF फाइल में ज़रूर रीड कीजिएगा एक बार। चलिए अगला सवाल है कि भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, चेन्नई, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ए ऑप्शन। भारत का पहला समुद्री उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान को 1980 में राष्ट्रीय पार्क तथा 1982 में समुद्री पार्क का दर्जा दिया गया था। याद रखनी है, कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान को 1980 में राष्ट्रीय पार्क तथा 1982 में समुद्री पार्क का दर्जा दिया गया था। ठीक, और ये भी याद रखना है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है या राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। और ये भी याद रखनी है कि जिम कॉर्बेट का इससे पहले नाम क्या था, हेली, है ना, तो ये भी आपको याद रखनी है, हेली नेशनल पार्क। ठीक, चलिए यहाँ पर कुछ और भी दे रखा है, समुद्री जो दे रखा है समुद्री संरक्षित क्षेत्र और किस राज्य में है, जैसे कि भितरकनिका, चिल्का, गहिर माथा, ये सभी उड़ीसा में है। मन्नार की खाड़ी, पॉइंट कैलीमैरी अभ्यारण्य, पुलिकट झील, ये सभी तमिलनाडु में है। सुंदरवन, हॉलीडे द्वीप, सजने खाली अभ्यारण्य, लोथियन द्वीप, ये सभी पश्चिम बंगाल में है। मलबान समुद्री अभ्यारण्य और थाने क्रिक फ्लेमिंगो, ये सभी समुद्री क्षेत्र कहाँ हैं, महाराष्ट्र में है। तो यहाँ से भी एक बार जरूर इसको याद कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? सवाल है, उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है टर्नेडो, टाइफून, हरिकेन, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन। उत्तरी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन नाम दिया गया है। सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। हरिकेन और टाइफून चक्रवात की गति सामान्यतः आप देखेंगे तो 150 से लेकर के 200 किलोमीटर पर आवर होती हैं। प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली चक्रवात कटिबंध चक्रवात को टाइफून कहते हैं, याद रखनी है। टाइफून की गति लगभग देखेंगे तो 160 किलोमीटर के आसपास होती हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाके में तूफान को टर्नेडो कहा जाता है, याद रखनी है। ठीक है, वो ये भी याद रखना है कि वह स्थान जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुँचती है, चक्रवात को लैंडफॉल कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? हमने कहा कि वह स्थान जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुँचते हैं, चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। ठीक, चक्रवात जो कि प्रायः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं, उनकी दिशा अनिश्चित होती हैं और ये अधिक विध्वंसक होते हैं, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ध्यान रखनी है कि चक्रवात जो कि प्रायः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं, उनकी दिशा अनिश्चित होती है, किसी भी दिशा में चल सकती है और ये बहुत ज़्यादा विध्वंसक होती हैं, खतरनाक होती हैं ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, सी ऑप्शन यहाँ सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि तस्मान सागर निम्न में से कहाँ स्थित है? बताना है आपको कि तस्मान सागर कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन दे रखा है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के बीच में, यूक्रेन एवं तुर्की के बीच में, यूनाइटेड किंगडम एवं डेनमार्क के बीच में, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सिंपल सा सवाल है,
याद रखनी है। तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के बीच में स्थित है। तस्मान सागर दक्षिणी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और ये याद रखिएगा यहाँ पर यूक्रेन एवं तुर्की के बीच में है ना, यूक्रेन एवं तुर्की के बीच में काला सागर है। यहाँ पे काला सागर देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये भी याद रख सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम एवं डेनमार्क के बीच में, इन दोनों के बीच में उत्तरी सागर नॉर्थ सी स्थित है। उत्तरी सागर। ठीक ना। कैस्पियन सागर मध्य एशिया में अवस्थित है, याद रखना है। अफ्रीका एवं अरब क्षेत्र के बीच में लाल सागर है, जानते होंगे आप लोग। और अफ्रीका और यूरोप के बीच में क्या है? भूमध्य सागर है। अफ्रीका और यूरोप के बीच में भूमध्य सागर है, जबकि अफ्रीका और अरब के क्षेत्र के बीच में लाल सागर है। ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। सब कुछ यहाँ पर लिखी गई है, आप देख सकते हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं PDF फाइल में। फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, टाइम से दिया जा रहा है। अगला सवाल है कि पारिस्थितिकी आला क्या संदर्भित करता है? ऑप्शन है आदमी और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया, पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका, मनुष्य और पौधे के बीच, ऑप्शन दे रखा है मनुष्य और पौधे की परस्पर निर्भरता, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बी ऑप्शन यहाँ सही है। पारिस्थितिकी आला पारिस्थितिकी में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका को संदर्भित करता है। ठीक है, ध्यान रखनी है। पारिस्थितिकी आला पारिस्थितिकी में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका को संदर्भित करता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जैव और अजैव तत्वों का क्या होता है? समावेश होता है। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है। और ये भी आप याद रख सकते हैं कि पारिस्थितिकी आला के अंतर्गत उनके क्षेत्र, स्वास्थ्य, पोषण, संरक्षण, प्रजनन आदि सभी इन सभी को शामिल किया जाता है। याद रखनी है कि पारिस्थितिकी आला के अंतर्गत उनके क्षेत्र जो भी होते हैं, स्वास्थ्य, पोषण, संरक्षण, संचरण और प्रजनन, इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है या फिर समाहित होते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? महासागर। ठीक है, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? महासागर होता है। ठीक है। तालाब, पार्क, पर्यटन स्थान आदि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के सभी उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तालाब, पार्क है, पर्यटन स्थल है, ये सभी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। और पिछला वीडियो मैंने बताया था ना कि छोटा सा एक तालाब भी है, गड्ढा भी, कुआं भी है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? उसका अपना एक पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है अपना। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? ऑप्शन दे रखा है त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। अब सिक्किम के बारे में देखेंगे कि ये 7 सिस्टर राज्यों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, त्रिपुरा होगा, मेघालय भी है आपका, मिजोरम भी होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, असम होगा, नागालैंड है। ठीक है, मणिपुर होगा, मणिपुर, मिजोरम, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मिजोरम तो लिख चुके हैं ना एक बार, तो हो गया 1 2 3 4 5 और इधर 2, 7। ठीक है, तो ये 7 देखेंगे कि 7 सिस्टर राज्यों के सदस्य हैं। ठीक, अगला सवाल है जोजिला टनल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखनी है जोजिला टनल जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसकी शुरुआत 2018 में की गई है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है, जोजिला टनल की जो लंबाई है वो है 13.14 किलोमीटर। ठीक है, और उम्मीद ऐसा है कि 2026 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है जोजिला टनल की लंबाई है 13.14 किलोमीटर।
जबकि इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। 2026 में इसके पूरा होने की संभावना है। और ये भी याद रख सकते हैं कि ये कारगिल जिला में सोनमर्ग और द्रास शहर के बीच में स्थित है जोजिला टनल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सोनमर्ग सुने होंगे आप लोग, सोनमर्ग और द्रास जो सबसे ठंडा प्रदेश है ये, है ना, तो इन्हीं के बीच में स्थित है जोजिला टनल। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? आंख, नेत्रभित्ति, तूफान आवेश, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए ऑप्शन, आंख। ठीक है, आंख बोलते हैं इसे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र जो है वो आंख कहलाता है। आंख तूफान का फोकस बिंदु होता है, जिसके आसपास तूफान जो है ना घूमता रहता है। तूफान की आंख चक्रवात का केंद्र बिंदु होता है, जो ज़्यादातर शांत मौसम का एक क्षेत्र होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आंख का क्षेत्र सामान्यतः 20 से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच होता है। 20 से 50 किलोमीटर इसका व्यास होता है। ठीक है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं कि चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूमती है। ठीक है, चक्रवात जो होता है ना उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर घूमती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूमती है कुछ इस तरीके से, और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर। ठीक है, इस तरीके से। चलिए लेते हैं अगला सवाल। बाकी बहुत कुछ यहाँ लिखी गई है, इसे आप लोग PDF में जरूर पढ़िएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? ऑप्शन है मिट्टी की उर्वरता, वन्यजीव, वन, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक, यहाँ पे सही है। एक से अधिक यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, चाहे मिट्टी की उर्वरता हो, चाहे वन्यजीव हो, चाहे वन हो, ये सभी नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। ठीक है, याद रखनी है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसके भंडार में प्राकृतिक या फिर पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं के द्वारा पुनर्स्थापन होता है। ठीक, नवीकरणीय संसाधन के द्वारा वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करने में सक्षम होती है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम ऑप्शनों को डिस्कस कर लें, जैसे कि मिट्टी की उर्वरता के बारे में बात करें। ठीक है, तो मिट्टी की उर्वरता को हम वैज्ञानिक पद्धति से कृषि करके बनाए रख सकते हैं। जैविक कृषि से मृदा की उर्वरता को अधिक स्वस्थ बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, वही बात करें वन के बारे में, तो वन एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, क्योंकि वन रोपण के द्वारा वन को नवीकरणीय किया जा सकता है। ठीक है, वही बात करें वन्यजीव के बारे में, तो वन्यजीव का संरक्षण और आरक्षित करके उसका नवीकरणीय किया जा सकता है ना। तो कह सकते हैं यहाँ पे तीनों का तीनों जो है ये नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य सुलभ संसाधन है? सुलभ जिसको जो आसानी से मुझे प्राप्त हो जाए। ठीक है, ऐसी संसाधन जो आसानी से मिल जाए या प्राप्त हो जाए। ऑप्शन दे रखा है वातावरण में नाइट्रोजन, यूरेनियम, मिट्टी, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि मिट्टी एक ऐसा संसाधन है जो कि सुलभ संसाधन हो सकता है, जो कि आसानी से सभी को मिल जाते हैं। तो B-C ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, विकल्पों के अनुसार आप देखेंगे कि सुलभ संसाधन का उदाहरण कौन सा है? मिट्टी है। ठीक है, संसाधन जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होता है उसे ही क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। मिट्टी के ऊपरी भाग जो फसल उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है उसे मिट्टी कहते हैं या फिर मृदा कहते हैं। आपको याद रखनी है, मृदा अपरदन एक विकट समस्या है जो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा बढ़ते जा रहे हैं, है ना। मिट्टी अपरदन जो है आज की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। और ये भी याद रखना है कि पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, मृदा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पेडोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हो गया सुलभ संसाधन। एक पूछा जाता है दुर्लभ संसाधन। ठीक है, तो दुर्लभ संसाधन का अभिप्राय होता है जिसको प्राप्त करना क्या हो? कठिन हो। ठीक है, तो दुर्लभ संसाधन का एक आप लोगों को कमेंट करके बतानी है कि ये दुर्लभ संसाधन के उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। अगला सवाल है, कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है?
सवाल है, कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है? ऑप्शन है व्यापक वाणिज्यिक कृषि, मिट्टी की खराब गुणवत्ता जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, इसमें विविध प्रकार की फसलें होती हैं, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इसमें विविध प्रकार की फसलें होती हैं। आप देखेंगे विषुवतीय क्षेत्र में विविध प्रकार की फसलें देखने को मिलती हैं और सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, यहीं पे देखने को भी मिलती है। ठीक है, तो याद रखनी है कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का महत्व है कि इसमें विविध प्रकार की फसलें होती हैं। विषुवतीय प्रदेश जैव विविधता के लिए विख्यात है, आपको याद रखनी है। सर्वाधिक जैव विविधता विषुवतीय प्रदेश में ही पाई जाती है। ठीक है, विषुवतीय प्रदेश में फसल, वन जीवों की विविधता स्पष्ट रूप से आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, विषुवतीय प्रदेश पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रदेश में वनों की विशाल संसाधन देखने को मिलता है या फिर उपलब्ध होता है। ठीक है, और इस क्षेत्र में आपको इमारती लकड़ी भी बहुत देखने को मिलती होंगी या मिलती है। ठीक है, और सबसे कम जैव विविधता कहाँ देखने को मिलेगा आपको? अगर सिंपल सा कॉन्सेप्ट बात करें यहाँ पे, अगर थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, अगर हम बात करें, अगर ये ग्लोब है तो सबसे ज़्यादा जो विविधता देखने को मिलेगी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये विषुवतीय रेखा पर, विषुवत रेखा पर। ठीक है, 0 डिग्री पर। आपको जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जो है, ये आपको कम होते दिखेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ध्रुवों पर सबसे कम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, जैव विविधता कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर ये विषुवत रेखा है तो इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है ना, ये आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे सघन वनस्पति भी देखने को आपको मिलेगी। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान देता है? बहुत अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान देता है? उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी, अनुकूल जलवायु, व्यापक सिंचाई प्रणाली, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे जो सटीक आंसर दिख रहा है वो है ए ऑप्शन, उन्नत कृषि टेक्नोलॉजी जो होता है, प्रौद्योगिकी जो होता है, वो वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं कि अनुकूल जलवायु विश्व के अन्य भागों में भी उपलब्ध है यहाँ के अलावा। ठीक है, लेकिन उच्च उत्पादकता यहाँ देखने को नहीं मिलती है। अनुकूल जलवायु विश्व के अन्य भागों में भी मौजूद है, ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका में ही है। ये अनुकूल जो जलवायु है ना, ऑप्शन जो बी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, अनुकूल जलवायु सिर्फ यहाँ पे अमेरिका में ही नहीं है, अमेरिका को छोड़ करके बाकी जगहों पर भी है, लेकिन वहाँ पर देखेंगे कि उत्पादकता बहुत कम है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि आखिर अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो उच्च किस्म का है ना, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो उन्नत कृषि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से गेहूं का उच्च उत्पादन यहाँ पे होता है। अनुकूल जलवायु आपको अमेरिका को छोड़ करके बाकी जगह पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करें थोड़ा सा सी ऑप्शन के बारे में, लिखा है यहाँ पे व्यापक सिंचाई प्रणाली, सिस्टम जो है आपका व्यापक सिंचाई प्रणाली, ये सही क्यों नहीं है? तो आपको पता होगा, हम कई बार बता चुके हैं कि गेहूं की खेती के लिए ज़्यादा बारिश की या फिर पानी की ज़रूरत नहीं होती है ना, नॉर्मल पानी जो होता है थोड़ा बहुत सिंचाई में ये सब काम चल जाता है ना। तो यहाँ पे अब क्या ज़रूरत है, व्यापक सिंचाई प्रणाली हो या ना हो। ठीक है, हाँ, गेहूँ चावल की बात होती तो ये सही होता, क्योंकि चावल के लिए पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन गेहूं के लिए थोड़ा बहुत भी 1-2 सिंचाई से भी काम बन जाता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो सही सटीक इसका आंसर क्या दिखा यहाँ पे, उन्नत कृषि टेक्नोलॉजी जो प्रौद्योगिकी है। ठीक है, क्लियर हुआ, सारे ऑप्शन क्लियर हो गए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। हाँ, याद रखिएगा, ये प्रेरी जो है ना क्षेत्र, ये गेहूँ की टोकरी भी कहते हैं इसे, सवाल पूछा गया है एग्जाम में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व का कौन सा देश 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? ऑप्शन है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पे ये ऑप्शन चीन। ध्यान रखिएगा, चीन देश 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अच्छा हाँ, ये याद रख सकते हैं, यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है, कपास की जन्मभूमि
किस देश को माना जाता है? तो कपास का जन्मभूमि ये भारत को माना जाता है, ये जन्मभूमि, ठीक है ना। और ये भी याद रख सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। लगे हाथ एक सवाल और भी ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे बड़ा कपास के उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर है गुजरात, ठीक है। गुजरात के अलावा आप देखेंगे कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्रों में भी कपास का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, लेकिन अग्रणी जो राज्य है वो है गुजरात, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अनुकूलतम विकास के लिए किस फसल को उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है? सवाल है, अनुकूलतम विकास के लिए फसल को उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। कपास है, गन्ना है, चाय है, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब देने से पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना होगा, तब जाकर के आप आंसर दे पाएंगे। सवाल पूछा जा रहा है कि अनुकूलतम विकास के लिए, यानी सही तरीके से विकास करने के लिए फसल को उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। किसको होती है? कपास को, गन्ना को या चाय को, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कपास के बारे में, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्षा के बारे में और यहाँ पे बात कर रहे हैं तुम लोग तापमान के बारे में, तापमान, ठीक है। तो अब कपास की खेती के देखेंगे, ये तो काली मिट्टी में अधिक उपयुक्त होती है, ये तो बात आपको पहले से पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके जो वर्षा चाहिए ना, 60 से 120 सेंटीमीटर के बीच में से वर्षा चाहिए होता है, जबकि तापमान 21 से 30 डिग्री चाहिए होता है, ठीक है। वही बात करें हम लोग यहाँ पे गन्ना के बारे में, गन्ना के लिए जो वर्षा चाहिए वो 150 मीटर सेंटीमीटर चाहिए कम से कम, ठीक है। और जिसका जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो इसे इसका चाहिए 25 से 37 डिग्री के बीच में, ठीक है। वही बात करें हम लोग किस बारे में? चाय के बारे में। तो चाय के लिए जो तापमान चाहिए ना, वो 21 से 30 डिग्री होता है, चाहिए होता है 21 से 30 डिग्री, और वर्षा चाहिए 150 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। तो मोटा मोटी हम देख सकते हैं कि ये जो तापमान है वो कहीं ना कहीं उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का ही एक न कैसा इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फिर? डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ठीक है। यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक फसल के अनुकूलतम विकास के लिए उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। सबके लिए कितना वर्षा चाहिए और कितना तापमान चाहिए यहाँ पे हमने बता दिया है, ठीक है। चाय के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं आप कि चाय की खेती के लिए हल्की अम्लीय प्रकृति की रेतीली मिट्टी, जिसका पीएच मान आप 5.5 से 6.5 के बीच में रख सकते हैं, वहाँ पे उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। और चाय की खेती के लिए जो भूमि होता है ना, वो ढलान भूमि होना चाहिए, ठीक है, ताकि जल का निकासी आसानी से हो सके। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कौन सा देश 2022 में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक था? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, न्यूजीलैंड, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, सही आंसर होगा भारत, ठीक है। भारत देश में 2022 में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक था, ठीक है। क्या आपको पता है कि भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? अगर किन्हीं को पता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, ठीक है। और श्वेत क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और शायद हम किसी न किसी सेट में जरूर बताया था कि ऑपरेशन फ्लड को 3 चरणों में पूरा किया गया था, ठीक है। वो 3 चरण कौन कौन है देखते हैं आप लोग, कितना सीरियसली देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और क्या आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? क्या किन्हीं को पता है? दुग्ध या फिर दूध, जो भी लिखें आप, दूध ही लिख देते हैं यहाँ पे, दुग्ध मतलब सारे प्रोडक्ट हो गए तो दूध होगा,
ठीक है। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर, है ना, 26 नवंबर, जिस दिन संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है। एक्चुअली में क्या है ना कि 26 नवंबर को ही वर्गीज कुरियन का जन्म होता है। ठीक है। 26 जनवरी को ही इनका जन्म होता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन के। तो इन्हीं के जन्म के जो जन्म तिथि है उन्हीं के शुभ अवसर पर ये हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है। लेकिन अगर ये तो राष्ट्रीय दूध दिवस हो गया, तो कन्फ्यूज आप लोग को नहीं करनी है। एक पूछा जाता है विश्व 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 दूध दिवस कब मनाते हैं? ये अलग है और वो अलग है। ये हम अपना देश में मनाते हैं 26 नवंबर को, और ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर, है ना, 1 जून को मनाते हैं। तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर रखनी है। ऐसा नहीं कि 26 नवंबर किसी को भी मार के आ जानी है। ठीक है। देखना है सवाल को क्या पूछा जा रहा है। विश्व दूध दिवस पूछा जा रहा है तो 1 जून बतानी है। राष्ट्रीय दूध दिवस पूछा जाए तो 26 नवंबर बतानी है। 26 नवंबर को ही क्यों? क्योंकि इसी दिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म होता है, क्योंकि डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में दूध क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है कि पौधों का फैलाव और प्रवास मुख्य रूप से फूल और पौधे कब से शुरू हुआ? पौधों का फैलाव या फिर जो प्रवास है ना, ये कब से शुरू हुआ ये आपको बताना है। क्रिटेशस काल में, जुरासिक काल में, या फिर प्लियोसीन काल में, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, पौधे का फैलाव या फिर प्रवास क्रिटेशस काल में शुरू हुआ था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है, आपको याद रखनी है। क्या आपको पता है कि डायनासोर का अंत कब हुआ था? डायनासोर का अंत लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व ही हो गया था। ठीक है। और पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति लगभग 3.9 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। पृथ्वी पर सर्वप्रथम जलीय जीव की उत्पत्ति हुई थी, आपको याद रखनी है। ठीक है। और पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है? तो पृथ्वी की आयु जो है ना, ये 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। इस तरह का एग्जाम में नहीं आएगा, बट फिर भी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। पृथ्वी का आयु जो है ना, वो 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? अभी हमने बात किया था ना, कुछ ऊपर में कुछ क्वेश्चन थे जो हमें बात किए थे कि नवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं। यहाँ पे बात हो रही है गैर नवीकरणीय स्रोत का। ऑप्शन दे रखा है खनिज, वन, सौर ऊर्जा, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। गैर नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं, पहले ये तो पता होना चाहिए। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत वह स्रोत होता है जो सतत रूप से उपलब्ध होता रहेगा, उसका पुनः चक्रण संभव है। ठीक है। माफ कीजिएगा, ये तो हमने नवीकरणीय स्रोत का डिफिनेशन बता दिया। गैर नवीकरणीय, ये याद रखिएगा कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा जो है ना, इसे परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है। गैर नवीकरणीय ऊर्जा को ही परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत वह स्रोत होता है जो सतत रूप से उपलब्ध नहीं हो सकता। एक बार जब इसका प्रयोग कर लिया जाएगा तो इसे पुनः चक्रण करना संभव नहीं होता है। और ये संसाधन क्या होते हैं? सीमित मात्रा में होते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खनिज। बाकी आप देख सकते हैं कि सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय स्रोत है, जितना यूज कर सकते हैं आप। वन भी हमने देखा कि इसे हम लोग फिर से संरक्षित करके या फिर वन लगा करके इसे नवीनीकृत कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा कि भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन दे रखा है दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी। बाकी यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कि कौन सा होगा, केवल 1, 2, केवल 3, केवल 4, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में आप देखेंगे कि इन चारों जगह आपको कोयला उत्पादक क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। दामोदर घाटी में भी कोयला मिलता है, सोन घाटी के क्षेत्र में मिलेगा, महानदी घाटी में मिलता ही है, गोदावरी घाटी के क्षेत्रों में भी कोयला उत्पादन किया जाता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, दामोदर नदी घाटी का विस्तार कहाँ है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। दामोदर घाटी का विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल में है।
जबकि बात करें यहाँ पे सोन घाटी क्षेत्र के बारे में, सोन घाटी में कोयला क्षेत्र कहाँ कहाँ है, एक तो आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, और एक आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सिंगरौली है ना, और उमरिया, ये दो जगह आपको देखने को मिलेगा। तो खास करके मध्य प्रदेश का सिंगरौली आपको याद रखनी है, और एक उमरिया जो है ना, यहाँ पे देखिए कोयला क्षेत्र है सोन घाटी क्षेत्र में, ठीक है। वही बात करें थोड़ा सा महानदी के बारे में, तो महानदी घाटी में कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा, विश्रामपुर तथा चिरमिरी क्षेत्रों में भी फैला हुआ है। तो मोटा मोटी आपको याद रखनी है छत्तीसगढ़। एक है आपका गोदावरी, ठीक है। तो चलिए अब इसका सवाल आप लोग से हम पूछ लेते हैं, ये कहाँ कहाँ मिलता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये आप लोग के लिए है, ठीक है। गोदावरी घाटी क्षेत्र में किन किन राज्यों में ये उत्पादक क्षेत्र विस्तार है इसका, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी ऑप्शन, रूस। रूस गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, याद रखनी है। चीन विश्व का लगभग 20% गेहूं उत्पादन करता है, ठीक है। गेहूं के अन्य प्रमुख उत्पादक देशों में से बात करें तो रूस, भारत और अमेरिका है, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है नदी मुहाना पारितंत्र क्या कहलाता है। मुहाने, लोटिक, लेंटिक, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है नदी मुहाना पारितंत्र लोटिक कहलाता है। नदी मुहाना पारितंत्र लोटिक कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, याद रखनी है। लोटिक का अर्थ होता है बहता पानी। क्या होता है? बहता पानी। तो ऐसे ऐसे सवाल हम ढूंढ के आप लोग के लिए लाते हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। थोड़ा सा लाइक की संख्या बढ़ाया कीजिए, ठीक है। दोस्तों की वजह शेयर कीजिए, ठीक है। और आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। अभी समय आप लोग के पास बहुत कम बच रहा है। आप लोग को लगता होगा कि नोटिफिकेशन आएगा फिर पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो समय निकल जाएगी। बार बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोशिश कीजिए कि NCERT बुक तो 6, 7, 8, 9, 10 का पूरा जो होता है ना गोल करके पी जाना, वो पूरा पी जाइए आप। और दूसरा जी प्रैक्टिस सेट डेली 1-2 लगाया जरूर कीजिए। 50, 100, 200 क्वेश्चन जितना आप संभव है, ज़्यादा जितना। देखिए प्रैक्टिस से खेल है, आप पढ़ सब रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस ना करने की वजह से आप सक्सेस नहीं कर पाते हैं। रियलिटी यही है, ठीक है। तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग ईमानदारी से बता सकते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं कि मान लेते हैं कि एक आप प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, ठीक है, और इस प्रैक्टिस सेट में ये 40 क्वेश्चन का ज्योग्राफी क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा 40 क्वेश्चन का ज्योग्राफी का सेट है, ठीक है। इसको क्वेश्चन बनाएं। इसमें क्या हुआ कि जब बनाए आप तो इसमें आपका 20 सही हुआ। कितना सही हुआ? 20 क्वेश्चन सही हुआ, बाकी गलत हो गए, ठीक है। तो जब 20 सही हुआ और 20 गलत हो गया, तो क्या कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि उसी सेट को दोबारा फिर आप सेट लगाते हो और देखते हो, ये ट्राई करने की कोशिश करते हो क्या अब की बार हम 40 से 40 कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? कोई नहीं करते होंगे। अरे ही आप लोग सबसे बड़ा गलती करते हैं। बस जैसे तैसे देखते हैं कि हाँ ये गलती है, इसका आंसर ये था, ये कर लेते हैं। आप लोग को कोशिश ये करना चाहिए था कि जो अब 40 में से 20 आया था क्यों आया है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। और फिर से जब रिवीजन करेंगे तो एक बार फिर से सेट मारें कि आप 40 से 40 ला पा रहे कि नहीं। अगर नहीं ला पा रहे तो इसकी मतलब है कि आप मेहनत ढंग से नहीं कर रहे हैं, जैसे तैसे निकल रहे हैं। मान लेते हैं कि एक बुक खरीदे किसी का प्लेटफॉर्म का, या फिर कोई भी है, प्रचार नहीं कर रहे, किसी भी का आप खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप 10 सेट है उसमें दे रखा है, आप पहला सेट बनाए, दूसरा बनाए, तीसरा बनाए, तो हो सकता है सब में 40 में 40 नहीं आया होगा। तो जब 10 सेट आप कंप्लीट करते हैं तो कोशिश कीजिए उसको एक बार फिर से जब बना के देखिए कि क्या 40 में 40 अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो सोचिए कि कमजोरी कहाँ है। जो नहीं बन रहा है वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तब तो सीधे 1-2 नंबर रहते निकल जाएंगे। सिलेक्शन हो पाएगा आपका? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि आप वैसी सेट को जिसमें नंबर कम आ जाता है, 40 ना आ जाए ना, तब तो उसको घोर के पी जाइए आप, तब सक्सेस मिलेगी आपको। और NCERT बुक पढ़ जाइए पूरा, वो क्या आप जानते हैं, वो वाला सवाल जरूर पढ़िए, क्योंकि 1-2-4 सवाल रहते ही रहते हैं। तो वो वाला तो खैर आपको मगर ही मेरा वो ज्योग्राफी वाला सीरीज जो चल रहा है क्लास 6 से लेकर के 10 तक का, 12 तक का, तो वो सीरीज अगर मेरा देख रहे हैं तो मेरी गारंटी कि वहाँ सब कवर वो हो जाएगा आपका। और कोशिश कीजिए कि वहाँ सब देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको वहाँ दे रहे हैं।
अभी तो क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा भी दिए हैं। अभी देखिए, अभी जो रिसेंटली जो अपलोड किया गया है वीडियो जलवायु वाला, तो सब देखेंगे कि 50+ क्वेश्चन को अपलोड किया गया है, तो उससे क्वेश्चन बाहर आने के सवाल ही नहीं उठता उस चैप्टर से, तो वो आप कवर कर सकते हैं। बाकी कहीं और अगर इससे अच्छा कहीं कंटेंट मिल रहा है तो कहीं भी जाके पढ़िए, लेकिन मेरा बस उद्देश्य है कि आपका मेहनत कर रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस दम की कीजिए, जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक आप लोग को इधर उधर भटकना नहीं है। बहुत देखने का IPL में बिजी है, कोई शादी में बिजी है ना। जैसे अभी मेरा तबीयत थोड़ा सा डाउन हो गया था तो कुछ दिन से आपको वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, और थोड़ा हमें भी शादी बिजी हो गए थे, और उसके बाद फिर सब जब इधर शादी से निकल करके आए तब तक फिर फीवर डाउन हो गया, तो इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। मेरा वॉइस थोड़ा सा चेंज भी दिख रहा होगा आप लोगों को। तो खैर, अब यहाँ से कंटिन्यू वीडियो देने वाले हैं, आप लोग को परेशान नहीं होना है, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो ये फिलहाल था आपका महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर कहता हूँ कि दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और इसका PDF फाइल पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और जाते जाते फिर एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि IPL अगर आप लोग देख रहे हैं, बंद कीजिए देखना। उन लोग का खेल है, उन लोग खेल रहा है, कोई देश वहाँ पर कोई जीत नहीं रहा है, एक पर्सनल कोई पार्टिकुलर अपना वो लोग पैसा कमा रहा है, आपका ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। कोशिश कीजिए पहले अपना ज़िंदगी को संवारिए, तो फिर उस गेम का मज़ा है। नहीं तो फिर आपका ज़िंदगी IPL की तरह बन के रह जाएगा, कोई भी खरीद के ले जाएगा, बिक जाएंगे आप मार्केट में। तो कोशिश कीजिए कि उस चीज़ों को छोड़िए, IPL छोड़िए, शादी ब्याह छोड़िए, मौज मस्ती छोड़िए। 1-2 महीना का समय है, नोटिफिकेशन आने के इंतजार मत कीजिए, तैयारी जम के शुरू कर दीजिए। मेरा चैनल पर ना सही कहीं और पढ़िए, लेकिन ज़रूर पढ़िए, तभी सफलता मिलने वाली है। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर रोने का कुछ नहीं मिलेगा, यार थोड़ा सा मेहनत कर रहे थे तो 1 नंबर से मेरा छूटता नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो देख रहे होंगे, जो ये सोच रहे होंगे, ये कई बार एग्जाम लिखे होंगे 1 नंबर से या 2 नंबर से नहीं हुआ होगा। मैं उन लोगों के लिए स्पेशल कह रहा हूँ कि आप लोग मेहनत कीजिए। आप 1-2 नंबर से इसलिए छूट रहे हैं क्योंकि आप IPL, शादी, मौज मस्ती, दोस्ती यारी में आप लोग व्यस्त रहते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इसी वादे के साथ कि मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।